हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। और आज स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, हमने 2 लेक्चर दिया हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। चूंकि मंडे को एग्जाम है तो 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया, तीसरा लेक्चर ये है। और आप लोग जबरदस्त प्यार दे रहे हैं, सारे लेक्चर्स को, सारे वीडियो को खूब देख रहे हैं, धूम मचा दे रहे हैं। और ये तीसरा लेक्चर हम लोग यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनता है, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनता है। तो आप आराम से सारे वीडियोज को देखिएगा, तभी आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आप सोचिएगा कि 2 वीडियो को देख के हम एग्जाम अच्छे से लिख लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं। सारे वीडियो को देखिए बहुत अच्छे तरीके से। और सवाल है वीडियो को कहाँ देखेंगे, तो प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे, तब ना सीरियल में सारा वीडियो दिखेगा। तो सारा वीडियो को देखिए सीरियल में, प्ले लिस्ट में। चलिए, थर्ड यूनिट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ? पूंजी का लागत कैसे निकालेंगे भैया? पूंजी का लागत दुए गो है। या तो आप पूंजी कहीं से उठाते होंगे, तो अगर पूंजी उठाए तो उसके बदले में इंटरेस्ट देते होंगे या डिविडेंड देते होंगे। आप कहीं से भी पूंजी उठाइए, या तो लाभांश देना पड़ेगा, लाभ देना पड़ेगा, या तो ब्याज देना पड़ेगा। तो पूंजी का दो ही लागत है, लाभ या ब्याज। पूंजी का दो ही लागत है, लाभ या ब्याज। या तो लाभ देना होगा उसके बदले में, या ब्याज देना होगा। तो पूंजी का लागत ब्याज और लाभ, ध्यान रखिएगा। पूंजी का लागत, लाभ और ब्याज। कोई आदमी भी पूंजी पर फ्री में नहीं दे देगा। एक है WACC। क्या होता है? तो बोलता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक मेथड है जिसके जरिए आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं, किसी भी पूंजी का लागत निकाल सकते हैं कि पूंजी का लागत क्या है। डिफाइन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का कॉस्ट क्या होता है? डिविडेंड। इक्विटी का कॉस्ट क्या होगा? निकालेंगे इक्विटी का कॉस्ट, डिविडेंड। भाई, इक्विटी शेयर अगर हम दे रहे हैं तो उसका लागत क्या पड़ता है? तो इक्विटी के बदले में हमको क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होता है? इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। आप कर्जा लीजिएगा तो उसका लागत क्या होगा? तो उसका इंटरेस्ट होगा। कंबाइंड लीवरेज क्या होता है? कंबाइंड लीवरेज, दो लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को जोड़ के, सॉरी, दोनों को इंटू कर देंगे तो निकल जाएगा कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज प्लस इंटू फाइनेंशियल लीवरेज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कोई भी पूंजी अगर आप मार्केट से उठाते हैं, उसके बदले में जो पे करना पड़ता है, पूंजी के बदले में जो पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो तरह का, या तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या तो आपको डिविडेंड पे करना है। या तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, या तो आपको डिविडेंड पे करना है। ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका फॉर्मूला क्या होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का? तो देख लीजिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस से निकलेगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकलेगा। इसका महत्व क्या है? तो हेल्प करना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मदद करेगा आपको निवेश निर्णय में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मदद करेगा आपको कैपिटल बजटिंग में, पूंजी बजट में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मदद करेगा आपको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मदद करेगा मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ में। शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में मदद करेगा। WACC क्या है भैया? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला लिखा है। WACC कैसे निकलेगा? तो बोलता है वेट इंटू कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। वेट इंटू कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर इससे निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आसानी से निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का महत्व क्या है? तो मेजर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, संपूर्ण पूंजी का लागत क्या है, चाहे वो पूंजी लोन से आए, चाहे वो पूंजी शेयर से आए, चाहे वो पूंजी प्रेफरेंस शेयर से आए, सारा का लागत। हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, निवेश निर्णय में मदद होगा कि कहाँ पे पैसा निवेश करना चाहिए, शेयर में या डिवेंचर में। एनपीवी और पूंजी बजट में उपयोग होता है। एनपीवी निकालने में और पूंजी बजटिंग बनाने में भी इसका महत्व होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बताता है जिसमें से ये तय होता है कि कितना पैसा हम डेब्ट से लाएं, लोन से, और कितना पैसा हम पूंजी से लाएं। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है कि एक बिजनेस को कितना पूंजी जो है वो लोन से लेना है, और कितना पूंजी जो है वो शेयर से लाना है। यानी दोनों का रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है रेशियो बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। डेब्ट एंड इक्विटी, भैया डेब्ट से कितना पैसा उठाएंगे, लोन से कितना पैसा उठाएंगे मार्केट से, और इक्विटी से कितना पैसा उठाएंगे, ताकि हमारे बिजनेस के ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। मेरी बिजनेस की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी रहे, इसके लिए हमको ये तय करना पड़ता है कि डेब्ट से कितना पैसा उठाना है, इक्विटी से कितना पैसा उठाना है। डेब्ट और इक्विटी से कितना पैसा उठाना है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जी, ये बताता है कि हाउ मच मनी टेकन फ्रॉम डेब्ट एंड हाउ मच मनी इज टेकन फ्रॉम इक्विटी। दोनों के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट करना है, ताकि मेरे बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई असर ना पड़े। यही है। अभी देखिए यहाँ लिखा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो कैपिटल स्ट्रक्चर का पहला ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमको ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए। मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ जाए। मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता बनी रहे। बोलता है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते सकते हैं? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिजनेस रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट कंडीशन, ये जो है कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकते हैं। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कैपिटल स्ट्रक्चर प्रभावित हो सकता है। EBIT और EPS क्या है? EBIT का मतलब होता है अर्निंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग प्रॉफिट
बिफोर या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईपीएस का मतलब था अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ध्यान रखिएगा। इसका महत्व क्या है, ये फिनेंशियल डिसीजन में मदद करता है, ये सेलेक्ट बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने में मदद करता है, और मैक्सिमाइज करता है शेयर होल्डर का अर्निंग, ये शेयर होल्डर के अर्निंग को मैक्सिमाइज करने का काम करता है। एक्सप्लेन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है ये एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो भैया ऑपरेटिंग लीवरेज तो बोलता है ऑपरेटिंग लीवरेज यह दर्शाता है कि स्थिर परिचालन लागत का ईबीआईटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी स्थिर परिचालन लागत ईबीआईटी पर क्या असर डालेगा, ये बताता है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, ये होता है। अब दूसरा फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, तो बोलता है वित्तीय लीवरेज यह दर्शाता है कि स्थिर वित्तीय लागत ब्याज पर ईपीएस का क्या प्रभाव पड़ेगा, ब्याज पर ईपीएस का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फाइनेंशियल लीवरेज निकालने के लिए ईबीआईटी बटा ईबीटी, ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये होता है अर्निंग बिफोर टैक्स, डिवाइड करके निकालेंगे। अब दोनों का ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज का अंतर है। अब बोला है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इक्विटी का अलग कॉस्ट का वो निकलता है, प्रेफरेंस का अलग कॉस्ट निकलता है, डिवेंचर का अलग कॉस्ट निकलता है, तो उसका कुछ फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला ये होता है। ये सब जो नहीं पढ़े हो ना उनके बस की बात नहीं, जो पढ़े हो जानते हो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं इसको, कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बताया गया था आपको, जो पढ़े होंगे न्यूमेरिकल इसका बनाए होंगे, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप मुसीबत में फंस जाइएगा। और एक काम मैं और कर दे रहा हूँ कि जो जितने लोग अभी पीडीएफ नोट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, उन सबको वीडियो भी दे देने हैं सारा, क्योंकि ये सब आप नहीं देख पाएंगे, बिना मज़ा नहीं आएगा। अगर पीडीएफ नोट्स खरीदें, उनके पास वीडियो जो है कॉपी करके अभी पूरा डाल दे रहे हैं, ताकि आप पीडीएफ नोट्स भी खरीदेगा तो वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, आप वीडियो भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ये सब चैप्टर्स को देखिए जहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहाँ भी पूछ रहा है उसको थोड़ा देखना होगा। आगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस ये सब उसी तरह से निकलेगा, अगर आप पढ़ें तो बना पाएंगे, नहीं पढ़ें तो बिल्कुल बना नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को समझाइए। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ये पूंजी ढांचा इस बात का निर्णय करता है कि कितना पैसा हमको इक्विटी से लाना है और कितना पैसा डेब्ट से लाना है, कितना पैसा हमको इक्विटी से लाना है और कितना पैसा डेब्ट से लाना है, इस बात का स्ट्रक्चर हम कैपिटल स्ट्रक्चर के जरिए बनाते हैं। मेन थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का पहला थ्योरी है नेट इनकम एनआई अप्रोच, दूसरा है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तीसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच, चौथा है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। एनआई अप्रोच क्या कहता है, तो बोलता है कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिक ऋण का उपयोग करने से कुल पूंजी लागत कम होती है। बोलता है कि ज़्यादा पैसा अगर हम कर्जा से लाते हैं, लोन से लाते हैं, तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, ये कहता है एनआई अप्रोच, और जिससे कंपनी का वैल्यू बढ़ता है। तो इसलिए ये एनआई अप्रोच ये बोलता है कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर मार्केट से उठाना है तो कर्जा से लाओ, कर्जा से लाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका फीचर्स भी दिया है, इससे ऋण की लागत कम होती है, इक्विटी की तुलना में डिवेंचर में हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, इक्विटी की तुलना में डिवेंचर में हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। दूसरा है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये क्या बोलता है, तो बोलता है इस सिद्धांत के अनुसार ऋण और इक्विटी के अनुपात में परिवर्तन करने से कंपनी का मूल्य और कुल पूंजी की लागत में कोई प्रभाव नहीं पड़े। ये बोलता है कि अगर आप चाहते हैं कि डिवेंचर से पैसा लाया जाए, डेब्ट से पैसा लाया जाए, इक्विटी से, तो अगर इसके बीच का रेशियो आप चेंज भी कर देते हैं तो उससे आपके व्यवसाय के फर्म पर या पूंजी की लागत पर या कंपनी के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का। इसका फीचर्स लिया हुआ है कि क्यों ऐसा कह रहा है। तीसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच। पारंपरिक सिद्धांत के अनुसार एक उत्तम पूंजी संरचना होती है जहां कंपनी का मूल्य अधिकतम हो और पूंजी की लागत कम हो, यानी कंपनी का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए। ये अप्रोच बताता है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो सदियों से चलता आ रहा है। एक है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। एमएम सिद्धांत के अनुसार पूर्ण बाजार की स्थिति में पूंजी संरचना कंपनी के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं डालती। एमएम का कहना है, एमएम मतलब दो लोग थे, एक थे मोदी गिलानी और एक है मिलर, मोदी गिलानी और मिलर, इसलिए एमएम अप्रोच बोलते हैं हम लोग। तो इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए फर्म के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फर्म के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना था मोदी गिलानी मिलर अप्रोच का। एक्सप्लेन लीवरेज विथ एग्जाम्पल। लीवरेज को एग्जाम्पल से समझाइए। बोलता है लीवरेज का अर्थ होता है व्यवसाय की स्थिर लागत फिक्स कॉस्ट का उपयोग करके शेयर धारकों के प्रतिफल को बढ़ाना,
अगर फिक्स कॉस्ट का यूज करके शेयर होल्डर के रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लीवरेज का। लीवरेज का इस्तेमाल किस लिए होता है? शेयर होल्डर की इनकम को बढ़ाने के लिए फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल करके। तो अगर कोई कंपनी फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल करके कंपनी के यहाँ साफ लिखा है कि फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल करके अगर शेयर होल्डर के रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं। लीवरेज 3 तरह का होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब अभी बताए थे, ऑपरेटिंग लीवरेज यह बताता है कि स्थिर परिचालन लागत यानी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का ईबीआईटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताता है ऑपरेटिंग लीवरेज। दूसरा था फाइनेंस लीवरेज, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज बोलता है वित्तीय लीवरेज यह बताता है कि स्थिर वित्तीय लागत ब्याज का प्रति शेयर मतलब ईपीएस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब वित्तीय लीवरेज यह बताता है कि स्थिर वित्तीय लागत पर ब्याज का ईपीएस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बताता है। फाइनेंशियल लीवरेज बराबर क्या बताया? ईबीआईटी बटा ईबीटी। और कंबाइंड लीवरेज दोनों को जोड़ के निकालता है। तो बोलता है कंबाइंड लीवरेज कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को एक साथ कर देंगे तो कंबाइंड लीवरेज निकल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? अब यूनिट 4 है मैनेजिंग प्रॉफिट। यूनिट 4 है मैनेजिंग प्रॉफिट, तो हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे। यूनिट 4 को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मैनेजिंग प्रॉफिट, ये यूनिट 4। और हमको लगता है कि इसके बाद एक और यूनिट है, तो यूनिट 4 और 5 एक ही वीडियो में बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।